हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी चीज़ें पढ़ाता हूँ। यानी GS पेपर सेकंड में UPSC ने पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सोशल जस्टिस और IR भी दे रखा है। ये सभी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। कमोवेश इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपने सिलेबस को डिज़ाइन कर रखा है, मॉडल कर रखा है। और अब तो वहाँ ऑप्शनल भी हटा दिया। हालांकि UPSC में अभी एक ऑप्शनल है, लेकिन बिहार में एक तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और उत्तर प्रदेश में उसकी जगह UP-GS स्पेशल जोड़ दिया। कहीं ये इशारा तो नहीं है कि आने वाले समय में ऑप्शनल पूरी तरह से हट जाएगा और GS पर ही फोकस होगा। वैसे भी इस समय जनरल स्टडीज़ पर ही ज़्यादा फोकस है। दूसरे शब्दों में इसी को महत्व दे रखा है संघ लोक सेवा आयोग ने भी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों ने भी, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे UP का हो, चाहे झारखंड का हो। जनरली जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं UPSC के लिए, वो इन राज्यों के PCS की भी तैयारी करते ही रहते हैं। खैर, आज का टॉपिक है बजट। यूनियन बजट के दो एरियाज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रायोरिटी एरियाज़ यानी प्राथमिक क्षेत्र, जो कि एक प्रकार से बजट का पॉलिसी स्टेटमेंट यानी सरकार के द्वारा घोषित जो नीति होती है उसका प्रतिबिंबन होता है। उसको ये दिखाता है कि अगले एक साल में सरकार क्या करेगी। और दूसरा कि बजट में एक्चुअली सरकार ने क्या क्या बात कही। तो जो एक्चुअली कही उसको हाइलाइट्स कहते हैं और जो पॉलिसी मैटर होता है उसको पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं। इसे जनरली अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत कतई कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। ये लोकसभा में राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रेजेंट किया जाता है। जनरली जो वित्त मंत्री होता है वही इसे प्रेजेंट करता है। इसका एक टेक्स्ट राज्यसभा में यानी ऊपरले सदन में पढ़ दिया जाता है। उसे कोई भी पढ़ सकता है, या तो कोई वित्त राज्य मंत्री हो या कोई और विभाग का मंत्री, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो भी कर सकता है। हालांकि जनरली वित्त राज्य मंत्री ही इसका पाठ पढ़ते हैं और ये कन्वेंशन का हिस्सा है। संविधान में इस तरह कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये परंपरागत रूप से तय किया गया है कि भाई ऐसा ही किया जाएगा। विश्व में वैसे सबसे पहला बजट पेश करने का श्रेय रॉबर्ट वालपोल को जाता है, जो कि वास्तव में ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं। वो 1725 से 1742 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान वो वहाँ लॉर्ड ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री भी रहे और उन्होंने वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया यानी बजट को पेश किया। जब वो उस समय डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे तो उसे फ्रांस के एक तकनीकी विशेषज्ञ ने चमड़े के थैले के से डिज़ाइन किया था, जिसमें रख करके वो यानी एक प्रकार से झोला बैग जैसा था, जिसको लेकर के वो हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी पार्लियामेंट हॉल में जाया करते थे और उसको खोल करके उसमें से डॉक्यूमेंट निकालते थे और उसको प्रेजेंट करते थे। इसलिए आम आदमी उसी बुझे को BOUGETT बुझे नाम था उसका, फ्रांसीसी जो तकनीशियन था जो कि चमड़े का थैला डिज़ाइन किया था, तब से इसको बजट नाम से जाना जाने लगा। जबकि सच्चाई ये है कि इसका जिक्र कहीं संविधान, चाहे वो लिखित संविधान भारत और अमेरिका का हो, चाहे अलिखित संविधान ब्रिटेन का हो, कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। न तो ऑफिशियली संविधान के अर्थ में इसका कोई इस्तेमाल होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो निर्मला ताई ने, यानी निर्मला सीतारमण को निर्मला ताई भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं बार लगातार बजट पेश करके उन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 6 बार ही प्रस्तुत कर पाए थे लगातार। और वो वित्त मंत्री रहते हुए ऐसा किए थे। तो 7 बार लगातार वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने, मोदी का ये तीसरा टर्म है नई लोकसभा के गठन के बाद, इसमें इसका ये पहला बजट है। लेकिन निर्मला सीतारमण वही हैं जिन्होंने लगातार 7 बार इसे प्रस्तुत किया है
पहले दूसरे टर्म में 5 बार किया, पहले टर्म में 1 बार किया अरुण जेटली की मृत्यु के बाद, और अभी 1 बार किया है। इस प्रकार से 7 बार हो गया। तो निर्मला सीतारमन ने 7 बार लगातार बजट पेश करके मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब हम लोग इसके पॉलिसी स्टेटमेंट यानी प्रायोरिटी एरियाज़ की चर्चा करेंगे। किन किन क्षेत्रों पर फोकस है सरकार का, प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों को दिया गया है। पहला ये है कि भाई कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने और उसमें लचीलापन लाने पर बल दिया गया। लचीलापन लाने का सिंपल मतलब होता है कि भविष्य में सरकार कृषि क्षेत्र में कुछ फिनेंशियल हेल्प दे करके, भाई किसानों की सरकार के अलावा कोई और तो मददगार होता नहीं है, सुखाड़ी दहाड़ी अलग से वो झेलते रहते हैं। तो इस प्रकार से, और ऐसे भारतीय मानसून को कृषकों का जुआ कहा जाता है, तो सरकार किसी और भी तरह से हेल्प करके, और उनके चूँकि मोदी सरकार ने बहुत पहले ही कहा था भाई किसानों की आय दोगुनी करने का, तो रेजिलियंस शब्द का प्रयोग मुझे लग रहा है, लचीलेपन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लचीलापन भी रखा जाए। दूसरा जो प्रायोरिटी एरियाज़ यानी दूसरा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो है रोज़गार सृजन। आप सभी लोगों को पता होगा कि सरकार इसी मुद्दे पर विफल हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और विरोधी दलों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया था। महंगाई और बेरोज़गारी ये ज़बरदस्त मुद्दे थे संविधान बदलाव के साथ साथ। तो इस प्रकार से जो है सरकार के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था और सरकार बगलें झांकती हुई नज़र आ रही थी। इस मामले में लोगों को लगा, चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे लोगों को टच करती हैं, तो आम आदमी को लगा कि भाई ऐसा है कि मोदी सरकार इन 2 मामलों में फेल है, और सही बात है कि वो अमीर लोगों को पूछती है या उनके लोन माफ़ करती है। ऐसी स्थिति में उसको कम सीटें आईं। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पर बहुत ज़्यादा, यानी जो कौशल विकास है या जो रोज़गार विकास है उस पर सरकार बहुत ज़्यादा सजग रहेगी। इस बार वो भी सरकार के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बनेगा। तीसरा, सरकार चाहती है कि मानव विकास इंक्लूसिव हो। दूसरे शब्दों में ऐसा न हो किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए उसी का विकास हो। कृषि, खनिज, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब जो प्राथमिक क्षेत्र हैं इसमें भी सब में रोज़गार का सृजन हो। इसके अलावे जो दूसरा क्षेत्र है जिसको सेकेंडरी क्षेत्र कहा जाता है और उद्योगों का क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरे को टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र का कहा जाता है जो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इन सभी एरियाज़ में रोज़गार का सृजन हो। इस प्रकार से इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो और आम आदमी को न्याय भी मिलता रहे। ऐसा नहीं केवल बड़े लोगों को फ़ायदा होता रहे, क्योंकि इस बार के मतदान के बाद सरकार की तंद्राभंग हुई है। भाई ऐसा है, बड़े लोगों को लाभ पहुंचाते रहेंगे हम तो छोटे लोग मारे जाएंगे। यही कारण है कि आज सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स को जैसे ही सरकार ने बढ़ाया वैसे शेयर मार्केट गिर गया, लगभग 1200 अंक BSE सेंसेक्स नीचे आ गया। इसका सीधा मतलब है कि सरकार समझ गई है कि भाई वोट शेयर मार्केट नहीं देता। शेयर मार्केट एक बैरोमीटर है जो कि उस पर चलता है, बट डिस्काउंट पर चलता है, सट्टेबाजी पर चलता है या स्पेकुलेशन पर चलता है। लेकिन आम आदमी इससे अछूता रहता है, और आम आदमी कहीं ऐसा न विरोधी दलों की ओर चला जाए तो हम सत्ता से बाहर हो जाए। इसीलिए रोज़गार सृजन पर सबसे ज़्यादा बल दिया है इस सरकार ने। तो इस प्रकार से इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय यानी जो समावेशी मानव विकास है उसके साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी बल दिया है सरकार ने, जिससे आम आदमी भी मुख्य धारा से सरकार के जुड़ सके। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल दिया गया, विनिर्माण क्षेत्र पर बल दिया गया है ताकि, और सेवाओं पर भी बल दिया गया ताकि, यानी सरकार जो है चाहती है चीज़ों का उत्पादन हो, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है जैसे वित्त है, बैंक है, बीमा है, टेलीकॉम है,
पेट्रोल है, ये सब सेवा क्षेत्र में ही ज़्यादातर, ये टेलीकॉम और पेट्रोल तो आप कह सकते हैं कुछ द्वितीय क्षेत्र में भी आएंगे, कुछ सेवाएं देने की वजह से तृतीय क्षेत्र में भी आएंगे। इन सब में जो है रोज़गार का सृजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, और ये इस वजह से सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया है। दूसरे शब्दों में सरकार चाहती है भाई रेल लाइन बिछे, सड़कें बने, पोर्ट बंदरगाहों का विकास हो, ये सब तो हो, और उद्योगों में एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता मिले, वहाँ चीज़ों का उत्पादन हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका वितरण हो रहा है वो भी प्रभावी हो, ठीक ढंग से हो। ऐसी दिशा में सरकार ने उस पर भी फोकस किया है, और इस वजह से ये भी एक प्रायोरिटी है। ये विनिर्माण के साथ साथ सेवा क्षेत्र को भी प्राथमिक पॉलिसी के रूप में सरकार ने सामने रखा है इस बजट के माध्यम से। इसके अलावा शहरी विकास, शहरी मतदाता माना जाता है बीजेपी ओरिएंटेड होता है, लेकिन शहरों में बेरोज़गारी की दर गाँवों की तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से शहरों के विकास पर भी सरकार ने बल दिया है। शुरू में तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुछ शहरों का विकास किया जाना था, वो तो हो नहीं पाया। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र का विकास सरकार कैसे करती है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान वो सोलर पैनल का जिक्र करते रहे। भाई सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपये सरकार दे रही है, और लोगों को अपने छतों पर सोलर पैनल लगाना है और उससे मिलने वाली बिजली मुफ्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में लोगों का मीटर जो है जीरो आएगा, लोगों के को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कितना लोग आगे बढ़ेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों को ऊर्जा सुरक्षा दी जाएगी, माने हर घर को बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी सड़क निर्माण, बंदरगाह निर्माण, रेलवे लाइन बिछाना, टेलीफोन लाइन बिछाना, बिजली लाइन बिछाना, ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार की संरचना का विकास करेगी। सरकार ने यह भी एक प्राथमिक क्षेत्र में रखा है। इसके अलावा 8वां जो है इनोवेशन यानी नवाचारों, यानी नई प्रौद्योगिकी का आगमन होगा भारत में। क्लीन एनर्जी होगी जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि विकास के साथ साथ एक डेंजर ये भी रहता है कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं अपने पर्यावरण को चौपट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसे नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल एथिक्स यानी पर्यावरणीय सच्चरित्रता पर भी, नीति शास्त्र पर भी हम काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी हम प्रदूषण को ना फैलाएं, हम ऐसा काम करें जिससे प्रदूषण ना फैले, ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जैसे रेल इंजन जो है वो बिजली से चलते हैं, ये क्लीन एनर्जी का एग्जाम्पल है। अब तो इलेक्ट्रिक बस भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन भी आ गए हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो कार हो, ऐसा पहले इलेक्ट्रिक से चलने लगे हैं। धीरे धीरे सरकार प्रदूषण मुक्त समाज की ओर बढ़ रही, अग्रसर है। इसी को ध्यान में रख करके इनोवेशन पर फोकस किया गया है। और इसके अलावे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को सरकार प्राथमिक क्षेत्र में रखी है, जो कि इसका 9वां प्रायोरिटी एरियाज़ है, प्राथमिक क्षेत्र है। और उसमें साथ साथ जो अगले पीढ़ी के सुधार होंगे उस पर भी सरकार बल देगी। दूसरे शब्दों में ऐसी टेक्नोलॉजी को लाना या ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास होगा प्रयोगशालाओं में अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा, जो भारत को एक क्लीन एनर्जी देने के साथ साथ, यानी क्लीन टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ, यानी शुद्ध प्रौद्योगिकी देने के साथ साथ, साफ़ सुथरी प्रौद्योगिकी देने के साथ साथ भारत के विकास में भी अग्रणी हो, साथ ही वो लोगों को रोज़गार भी प्रदान करे। तो इस प्रकार से 9 प्राथमिक क्षेत्र सरकार ने घोषित किए हैं इस बजट में, और 12 हाइलाइट्स यानी विशेषकर 12 क्षेत्रों के विकास पर फोकस है। इसमें से पहला क्षेत्र है कि भाई ऐसा है, अगले 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ खर्च करके 4.1 करोड़ युवाओं को सरकार रोज़गार के लायक बनाएगी या रोज़गार प्रदान करेगी, उनको फाइनेंशियल हेल्प देगी। ठीक है, इसके लिए
कई योजनाएं, यानी 5 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। इसके अलावे जो इंटर्नशिप कार्यक्रम होता है, सरकार उसको बढ़ावा देगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रायः तकनीकी क्षेत्रों में, जैसे अगर आप MBBS करते हैं और किसी अस्पताल में या क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ 6 महीने आपको काम सीखना होता है कि भाई कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, कैसे मलहम पट्टी किया जाता है, कैसे चीर फाड़ किया जाता है, आदि आदि, कैसे दवा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको इंटर्नशिप करना होगा, ठीक है। और इसके अलावे कुछ लोअर किस्म के जो टेक्निकल शॉप वगैरह में जो वर्क कार्यशालाएँ होती हैं, उनमें जैसे मान लीजिए मोबाइल बनाने का कारखाना है, जैसे टेलीविज़न बनाने का कारखाना है, जैसे घड़ी रिपेयर करने का, बनाने का या मरम्मत करने का कारखाना है, वहाँ भी इंटर्नशिप कार्यक्रम दिया जाता है, जिससे कि लोग उस विधा में महारत हासिल कर सकें। अब पीरियड कहीं 6 महीने का, कहीं 3 महीने का, कहीं 1 साल का होता है, वो तो अलग अलग तय होता है, वो तो बॉस तय करते हैं। इसके अलावे रोज़गार को बढ़ाने पर माने ऐसी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी जिससे रोज़गार आगे बढ़े, नए लोगों को रोज़गार मिले और लोग अपने मतलब खुशहाली की ज़िंदगी जी सकें। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम सरकार लॉन्च करेगी और उनको फिनेंशियल सपोर्ट देगी। MSME सेक्टर के लिए सरकार ने कहा है कि भाई जो पहले आज से 4 साल पहले मार्च 2020 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत तो उन्होंने कहा था कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए करीब हम खर्च कर रहे हैं, तो उसमें उस समय उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू किया था। अरे उस समय एक तो खाने पीने पर भी गारंटी दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री उसका नाम था प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें उसी में 5 साल के लिए ये अनाज को मुफ्त देने की व्यवस्था थी। शुरू में वैसे 1 ही साल के लिए था, बाद में उसको बढ़ाया गया था और फिर उसको बढ़ा दिया गया है 5 साल के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको भी सरकार फिनेंशियल सपोर्ट देगी और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत देगी, यानी उतना पैसा उनको लोन के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, कम ब्याज दर पर, जिसका इस्तेमाल करके वो नई मशीन खरीद सकेंगे, टेक्नोलॉजी को बदल सकेंगे, नई प्रौद्योगिकी लगा सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। उसके लिए सरकार उद्यत है, उसके लिए सरकार ने प्रण कर रखा है भाई ये काम हम करेंगे ही। उसको भी एक हाईलाइट है। हालांकि अब उसमें कितना पैसा सरकार डालेगी, कितना नहीं डालेगी, इसे क्लियर नहीं किया है, वो समयानुसार बढ़ता रहेगा। शुरू में जैसे 3 लाख करोड़ रुपए घोषणा किया था सरकार ने, बाद में उसे बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दिया था। इसी तरह से सरकार समय समय पर उसे बढ़ाती रहती है। हाँ, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो मैं भूल रहा था, वो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उन्होंने फ्री राशन देने की व्यवस्था किया था कोविड-19 पीरियड। अब इसके बाद जो स्कीम है वो ये है कि भाई मुद्रा योजना के तहत पहले 10 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिया जाता था, अब उस राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, ताकि स्वरोज़गार योजना आगे बढ़े, यानी लोग अपने भी रोज़गार पाएँ और 2-4 अन्य लोगों को भी रोज़गार दें। यानी अपना काम शुरू करिएगा तो 2-4 अन्य लोगों को भी रोज़गार देने की स्थिति में आ जाइएगा। इसके बाद SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ताकि छोटे उद्यमों को, छोटे उद्योग धंधों को फाइनेंशियल हेल्प दे करके उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसमें RBI की और भारत सरकार की भूमिका प्रमुख है, यही तो इसके मेन ऑनर हैं। पहले नाबार्ड भी हुआ करता था, नाबार्ड के शेयर को RBI ने ख़रीद लिया था, तब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मेन प्रमोटर हो गया है, दूसरी प्रमोटर केंद्र सरकार है। तो एक प्रकार से ये सरकारी बैंक ही है। और इस प्रकार से जो है SIDBI के 24 नई शाखाएं खुलेंगी पूरे भारत में, इसकी घोषणा भी निर्मला ताई ने किया है। इसके अलावे
जो विद्यार्थी होंगे उनको 10 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन दिया जाएगा। अगर वो उच्च शिक्षा चाहते हैं ग्रहण करना तो 10 लाख रुपए तक की वो आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी, वो इसे ले सकते हैं और इससे अपनी पढ़ाई को बखूबी जारी रख सकते हैं। इसके अलावे 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए अलग करने का प्रावधान है, अलग करने की व्यवस्था है इस बजट में। आजकल ग्रामीण विकास बहुत मायने रखता है। रघुवंश प्रसाद सिंह जब थे ग्रामीण विकास, उन्हीं के समय में संभवतः मनरेगा में स्थानीय स्तर पर ऑडिटिंग की व्यवस्था की गई थी। सोशल ऑडिट उन्हीं समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि सबसे पहले कहा जाता है कि जब राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लोकल स्तर पर भी सोशल ऑडिट हो, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। सोशल ऑडिट क्या होता है, ये जो सीए वगैरह करते हैं इससे अलग होता है। ये बेनिफिशियरी लाभार्थी खुद ही करते हैं सोशल ऑडिट को। अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के समय से, जब से मनरेगा मनमोहन सिंह की सरकार ने लॉन्च किया, तब से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के मामले में भारत सरकार जो है वो जो पहल कर रही है, अभी भी पहल कर रही है, वो सराहनीय है। क्योंकि गाँव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक शहर के विकास केवल करने से लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण विकास के तहत कुआं खुदवाना है, सड़क बनवाना है, सीवर बनवाना है, नाली बनवाना है, पंचायत भवन बनवाना है, ये सब काम आते हैं ग्रामीण विकास के अंतर्गत। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान सरकार को आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है वो 16 सीटों के साथ सपोर्ट कर रही है और नीतीश कुमार जी 12 सीटों के साथ बिहार में सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि भाई स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खैर, सरकार ने फिर भी लगभग 59,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है बिहार के लिए केवल। उसमें बंदरगाहों का विकास होगा, सड़क का विकास होगा और कई पर्यटन स्थल जैसे राजगीर और नालंदा जैसे जगहों का विकास होगा पर्यटन स्थल के रूप में। इन सब चीज़ों को लेकर के इस बजट में विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी विस्तार किया जाएगा, यानी चिकित्सकीय सहूलियत भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावे ये है कि भाई इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को 4% पर ही चेक किया जाएगा, रोका जाएगा। हालांकि मैंडेटेड जो नरेंद्र मोदी के समय में शुरू हुआ, जो आरबीआई ने जो टारगेटेड यानी जो लक्षित महंगाई दर है यानी इन्फ्लेशन रेट है, उसको 5% पर रोकने की बात कही है आरबीआई ने, तो इसको 4% पर रोकने की घोषणा किया है इन्होंने, निर्मला ताई ने। और 12वां जो हाईलाइट है वो महिलाओं और बालिकाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे उनके विकास के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीजेपी की मुख्य वोटर एक समय चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से रही हों, महिलाएं ही रही हैं, लड़कियां ही रही हैं, यानी राहुल गांधी से अधिक प्रायोरिटी देती रही हैं। लेकिन इस चुनाव में ये भी टूटा है, ये भी भ्रम टूटा है, लड़कियां और महिलाएं भी चली गई हैं उस साइड में। अब चाहे जैसे भी गई हों तो उनको फिर अपनी ओर खींचने के लिए ये इस तरह की योजना ज़रूरी थी। साथ ही नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना बार बार कहते रहे हैं कि 3 करोड़ हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो संभवतः उसके लिए भी ये योजना बहुत ज़रूरी थी। अब देखना होगा भविष्य में सरकार क्या करती है। धन्यवाद। यूँ ही आप इस चीज़ को देखते रहिए।